नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। फसलों में दवाओं का प्रयोग करते समय ध्यान देने योग्य पहलू। किसान मित्रों, फसलें चाहे कोई भी हो, उन्हें कीट और रोगों से मुक्त रखने के लिए अक्सर किसान रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए वे विभिन्न छिड़काव यंत्रों का प्रयोग करते हैं, जिनका सही इस्तेमाल नहीं करने पर किसान सीधे दवाओं के संपर्क में आ जाते हैं। ये रासायनिक दवाएं मानव स्वास्थ्य के लिए काफी घातक होती है। तो चलिए इनके सुरक्षित इस्तेमाल के बारे में जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला मधुबनी के कृषि अभियंता योगेंद्र सोरेन से। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कीट प्रबंधन बहुत ज़रूरी है और उसके पोषक तत्व जो हमारे पौधा को और जो हमारे हॉर्टिकल्चर क्रॉप जो होते हैं उसको बहुत ज़रूरी होते हैं। तो उसके लिए कौन कौन सा मशीन है जैसे हम लोग यूज कर पा रहे हैं, जैसे स्प्रेयर और डस्टर मशीन। आज बाजार में तमाम स्प्रेयर मशीनें उपलब्ध हैं, लेकिन इनका सबसे अधिक उपयोग छोटी फसलों पर किया जाता है, जिनकी क्षमता 15 से 25 लीटर तक की होती है। अगर बहुत बड़े एरिया पर या बड़े फल वृक्षों पर दवाओं का छिड़काव करना है तो ट्रैक्टर से चलने वाले स्प्रेयर मशीनों का प्रयोग होता है। जो स्प्रेयर मशीन में भी हमारे बहुत तरह के टाइप्स होते हैं, जैसे कि नैपसैक, हैंड स्प्रेयर, हैंड हेल्ड स्प्रेयर और पैडल ऑपरेटेड स्प्रेयर, जिसको हम लोग रोकर स्प्रेयर भी बोलते हैं और उसको लोकल भाषा में गटोर भी बोलते हैं, और एक पावर स्प्रेयर जो कि हमारे कीट प्रबंधन के लिए एक ऐसी मशीन है जो कि केमिकल को, हमारे लिक्विड को, हमारे मतलब एक फुहारे की तरह जो केमिकल होते हैं, हम स्प्रेयर के माध्यम से उसका मेन उद्देश्य रहता है कि जो भी केमिकल हम लोग घोले रहते हैं उसको पौधों में किस तरह तरीके से अच्छे सूक्ष्म ड्रॉपलेट्स में कैसे तोड़ करके एक यूनिफॉर्म, एक बराबर समुचित मात्रा में उसके ऊपर पड़े। तो इसके लिए हम लोग को ध्यान देना ज़रूरी है कि उसकी प्रेशर कितनी, उसका स्टडी होनी चाहिए, कहने का मतलब यूनिफॉर्म होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि स्प्रेयर की जो प्रेशर है कभी बहुत ज़्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है, तो इसको ध्यान रखने वाली बात है। और जो उसमें जो केमिकल होते हैं उसमें अच्छी तरह घोले हुए होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसे होते हैं कि अच्छे से घोल नहीं होने की वजह से वो हमारे स्प्रेयर मशीन चौक हो जाते हैं। तो इस बिंदु को कुछ हम किसान बंधुओं को इस चीज़ में ध्यान रखने की ज़रूरत है। कृषि से जुड़ा कोई भी यंत्र आप लेना चाहते हैं तो एक बार कृषि विभाग में संपर्क जरूर कर लें। अन्य यंत्रों की तरह ही स्प्रेयर पर भी अनुदान मिल रहा है, जिसका लाभ उठाकर आप कम कीमत पर स्प्रेयर मशीन ले सकते हैं। और हमारे जो बिहार सरकार से जो यंत्रीकरण की योजनाएं जो चल रही हैं वो भी इन यंत्रों पर काफ़ी अनुदान उपलब्ध करवा रही है, जैसे कि नैपसैक स्प्रेयर जो कि आप लोग भी यूज कर रहे होंगे, वो हमारे बिहार सरकार द्वारा यांत्रिकरण योजनाओं के अंतर्गत इसमें भी योजनाएं दी जा रही है, जिसमें अनरिजर्व कोटा वाले को 50% मैक्सिमम उसमें जो लागत मूल्य है उसको 600 रुपया उसमें अनुदान सरकार दे रही है। अगर कोई लागत मूल्य अगर 1200 है तो उसमें किसान को मात्र 600 रुपया लगेंगे। और जो SC ST को हैं वो उसमें भी 50% सब्सिडी है, लेकिन उसमें मैक्सिमम हम लोग 750 रुपया उसमें सब्सिडी सरकार दे रही है। और जो दूसरी मशीन जो यंत्र पे जो अनुदान सरकार दे रही है वो है रोकर स्प्रेयर, जो हम लोग उसको पाँव से हम लोग प्रेस करके हम लोग उसको उपयोग में लाते हैं। उसमें पैडल ऑपरेटेड रहते हैं, उसमें डिलीवरी हॉज लगे रहते हैं, जो कि एक पाइप के माध्यम से जनरली इस तरह के स्प्रेयर को हम लोग गार्डनिंग, हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए हम लोग यूज में लाते हैं। और इसमें जो कैपेसिटी जो इसकी रहती है केमिकल छिड़काव करने की वो है 1.5 हेक्टेयर पर डे है, और इसमें भी सरकार सब्सिडी दे रही है, जो इसमें भी 50% है लागत मूल्य के, और इसमें जो 2000 रुपया दे रही है, और SC ST के लिए उसमें 2,500 रुपया इसमें दे रही है। और जो हमारे पावर ऑपरेटेड जो स्प्रेयर होते हैं, इंजन ऑपरेटेड, वो भी केमिकल छिड़काव करने में बहुत ही
महत्व और काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं, क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी होते हैं वो 15 मीटर तक वो छिड़काव कर सकते हैं। क्योंकि ये हम लोग इंजन 3 HP इंजन से भी यूज करते हैं और इलेक्ट्रिक से भी हम लोग यूज करते हैं। और जो हमारे जो ट्रैक्टर जो लोग किसान बंधु रखे हुए हैं वो भी इस पावर ऑपरेटेड जो स्प्रेयर हैं वो अपने PTO के माध्यम से इसको ऑपरेट कर सकते हैं ट्रैक्टर का जो है। अदरवाइज़ ये पावर टिलर से भी यूज कर सकते हैं। और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव और आसान छिड़काव करने की ये एक मशीन है जो कि किसान को आराम से वो कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने अप्रैल मई माह में अदरक की बुआई कर दी थी, उनकी फसल अभी बढ़वार की अवस्था में है और इस समय वातावरण में अधिक नमी और तापमान में उतार चढ़ाव के कारण फसल पर कई प्रकार के रोग पनपने लगते हैं, जो कि फसल की पैदावार को कम कर देते हैं। ऐसे में सही समय पर रोगों की पहचान कर नियंत्रण किस प्रकार से करें, इस बारे में बता रहे हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के पौधा रोग वैज्ञानिक डॉक्टर हेमचंद्र लाल। किसान भाई जोहार, आप अगर अदरक की खेती अभी कर रहे होंगे तो आपके फसल 1.5 से 2 महीने के आसपास के हो रहे होंगे। तो खरीफ फसल में किसान भाई देखिएगा कि इसका जो राइजोम है, प्रकंद हम लोग हिंदी में कहते हैं, उसमें गलने की समस्या होती है या वो सड़ जाता है। हम लोग इसको प्रकंद सड़न रोग कहते हैं। ये अमूमन जो है सो आपको फफूंद से भी होता है और बैक्टीरिया से भी होता है। इस रोग के कारण तने पर जमीन की सतह के पास जलसिक्त धब्बे या पतली लंबी धारियां दिखाई देती हैं। प्रभावित तना व प्रकंद चिपचिपा हो जाते हैं तथा उनसे दुर्गंध आती है। तने को आसानी से खींचकर प्रकंद से अलग किया जा सकता है। यदि प्रभावित प्रकंद के एक छोटे टुकड़े को साफ पानी में थोड़ी देर रखें तो पानी का रंग गंदला या दूधिया हो जाता है। पहले तो जब हम लोग कहते हैं कि अगर प्रकंद लगाने वाली अवस्था में है तब तो आप उसको पहले उपचार करके लगाइए। तो उसका है कि ब्लू कॉपर 50 का 3 ग्राम प्रति लीटर से घोल बना करके अगर आप आधे घंटे तक उसको उसमें डुबो करके फिर निकाल के रखते हैं तो ये समस्या कम आती है। और दूसरा एक है कि ये इसमें जो बीमारी आती है ये पीथियम के से भी आती है। पीथियम भी एक फफूंद है। पहचानेंगे कैसे? तो देखेंगे कि जो संक्रमित पौधे हैं गलन रोग से, उसमें आप देखेंगे कि वो पीला पड़ने लगेगा पत्तियां उनकी, और पीला पड़ के वो मुरझा जाएंगी और धीरे धीरे पूरे पौधे आपके मुरझा करके आपको गिर जाएंगे। ह्यूमिडिटी अधिक हो और तापमान भी अधिक हो और बारिश हो रहा हो तो देखिएगा खेत का पानी जो है सो आपके नाली में रह जाता है, तो ये समस्या उग्र रूप धारण कर लेती है। तो आपको किसान भाई चाहिए कि खेत में पानी के निकास की सही व्यवस्था हो। पहला बात तो ये कर लेंगे। खरीफ फसल में जल निकासी की व्यवस्था के बाद आप एक है रीडोमिल MZ करके दवा है, 1.5 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव जो करेंगे तो आपके फसल जो है इससे बच जाएंगे। 2 छिड़काव करने का इसमें आवश्यकता है।
प्रदेश के अधिकांश सीमांत किसान बकरियों का पालन करते हैं। बकरियां अपनी आहार चराई से पूरी कर लेती है, लेकिन व्यावसायिक बकरी पालन में दूध के लिए पाली जाने वाली बकरी और मांस के लिए पाली जाने वाली बकरी का आहार अलग होता है, जो कि काफी महंगा पड़ता है। ऐसे में कम लागत में बकरियों को संतुलित आहार प्रबंधन उनका कैसे किया जाए, इस बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं पशु वैज्ञानिक डॉक्टर रविंद्र मोहन मिश्रा। बकरियों का पालन मुख्यतः हम लोग मांस उत्पादन के लिए एवं दूध उत्पादन के लिए करते हैं। ऐसे में अगर हम अपने बकरियों का समुचित, संतुलित एवं सुपाच्य आहार का प्रबंधन करें तो बकरियों का उत्पादन क्षमता अवश्य वृद्धि होगी और आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। अगर भोजन की व्यवहार की अगर हम लोग बात करें तो बकरियों का पत्तेदार चारा ज़्यादा पसंद है और वह उसे खाना ज़्यादा पसंद करती हैं। जब पत्तेदार भोजन की बात होती है तो सालों भर एक तरह के पत्तों की उपलब्धता बहुत बार संभव नहीं हो पाता है। तो ऐसे में किसान भाई उनकी आवश्यकताओं को जानें कि एक बकरी को कितनी आवश्यकता है। तो अगर देखें तो एक बकरी को अपने शरीर भार के अनुसार कम से कम 4 से 6% चारा की आवश्यकता होती है। मतलब कि वो 2 से 3 किलो हरा चारा प्रति 10 किलो की बकरी आपकी आवश्यकता होगी। तो ये ज़रूर आपको सुनिश्चित करना है कि उसको भरपेट हरा चारा यानी सूखा चारा दोनों मिल रहे हैं या नहीं। बकरियों की अच्छी वृद्धि और विकास हो, इसके लिए खान पान का उचित प्रबंधन करना चाहिए। बकरियों के लिए हरा चारा, गेहूं का भूसा, यदि संभव हो तो चना, अरहर और मसूर की दाल का भूसा को भी खिलाया जा सकता है। इसके अलावा कटहल, नीम, पीपल और पाकड़ की पत्तियों को भी हरे चारे के रूप में बकरियों को दिया जा सकता है। बकरियों को सूखा चारा पसंद है। उन्हें गीला भिगाया हुआ या हरा चारा जो हम लोग उगा के खिलाते हैं उनको उतना वो पसंद नहीं है जैसे हमारे गाय और भैंसों को पसंद है। तो आप उन्हें दलहनी चारा पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं और दलहनी सूखा चारा भी वो बड़े चाव से खाते हैं। सूखे पत्ते भी बहुत चाव से खाते हैं अगर वो पत्तों में हरापन है। बकरियों के अच्छे विकास के लिए संतुलित आहार देना चाहिए। किसान अपने स्तर पर बकरियों को दाना या बाट बनाकर खिलाते हैं तो आहार पर खर्च कम आएगा। 100 किलोग्राम दाना मिश्रण तैयार करने के लिए जौ, जई, ज्वार या बाजरा 25 किलोग्राम, खली 25 किलोग्राम, गेहूं का चोकर 20 किलोग्राम, धान की कनकी 17 किलोग्राम, दाल की चुन्नी 10 किलोग्राम, खनिज मिश्रण 2 किलोग्राम, नमक 1 किलोग्राम को मिलाकर अच्छी तरह तैयार करते हैं। उत्पादकता के स्टेज के अनुसार किस अवस्था में आपकी बकरियां हैं, खास करके गाभिन बकरियों की अगर मैं बात करूं तो गाभिन बकरियों का जो गर्भाकाल होता है वह 145 दिन का होता है। तो जो आखिरी 50 दिन का समय है गर्भाकाल का, उस समय उन्हें भरपूर मात्रा में चारा देने के अलावे उसे दाना मिश्रण भी अगर किसान दें जिसमें चोकर, चना के छिलके आदि मिश्रित हों और साथ में उसमें खनिज लवण और नमक मिश्रित दाना मिश्रण भी अगर हम लोग अतिरिक्त रूप से उनके शरीर भार के अनुसार 100 ग्राम से 300 ग्राम प्रतिदिन के दर से दें तो फलस्वरूप आपके बच्चे का जो बढ़वार है, ग्रोथ है, वो भी आपको अच्छा मिलेगा। अगर बकरियों को भरपूर मात्रा में स्वच्छ, साफ सुथरा और गंध रहित पानी की उपलब्धता आप कराते हैं तो उनको अनुकूल प्रभाव उनके शरीर पे पड़ेगा। एक दुधारू बकरियों को पानी की आवश्यकता बहुत ज़रूरी होती है। पानी के कमी से भी बहुत बार दूध कम होता है। तो पानी भी सुनिश्चित करें कि पेयजल उनके पास हमेशा रहे और वह उनके स्वास्थ्य पे अनुकूल प्रभाव डालेगा। तो अतः मेरे सारे बकरी पालक किसान भाइयों, जहां हम बार बार त्रुटि करते हैं उनके आहार व्यवस्था पे, तो उस पर आप ध्यान दें। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर झारखंड के किसानों को सलाह दी जाती है कि आगामी कुछ दिनों तक आकाश में बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं छिटपुट तो कहीं कहीं हल्की वर्षा की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि पिछले 2 दिनों में कहीं कहीं अच्छी वर्षा हुई है। अगर मध्यम जमीन के खेत में कादो करने लायक पानी जमा हो गया हो तो धान की रोपा का कार्य जल्द से जल्द समाप्त करें। ऊपरी परती खेतों में कुल्थी, सरगुजा या विभिन्न फसलों की बुआई करें। मध्यम जमीन के परती खेत में मकई की कम अवधि वाली किस्म जो 80 से 90 दिनों में तैयार हो जाती हो की बुआई करें। शहर के नजदीक वाले किसान इस समय गेंदा फूल और गौशाला के नजदीक वाले किसान चारा फसल की भी खेती कर सकते हैं। रागी फसल की बुआई या रोपाई के 20 से 25 दिनों के बाद खरपतवार नियंत्रित कर 18 किलोग्राम यूरिया का भुरकाव प्रति एकड़ की दर से करें। जो किसान भाई कुल्थी की खेती करना चाहते हैं वे इसकी उन्नत किस्म BLG 19, इंदिरा कुल्थी 1 या बिरसा कुल्थी 1 में से किसी एक किस्म की बुआई करें। 1 एकड़ में बुआई के लिए 8 से 10 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। जो किसान भाई सरगुजा की खेती करना चाहते हैं वे इसकी उन्नत किस्म बिरसा नाइजर 1, बिरसा नाइजर 2, बिरसा नाइजर 3 या पूजा 1 में से किसी एक किस्म की बुआई करें। सीधी बोई गई धान एवं मंडुआ की फसल में इस समय पत्ती का चित्ती रोग के आने की संभावना है। इस रोग से सुरक्षा के लिए फफूंदनाशी दवा कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर साफ मौसम को देखते हुए छिड़काव करें। रोपे गए धान और मंडुआ की फसल में झुलसा रोग लग सकता है। इसके नियंत्रण के लिए मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। इस समय मूंगफली की फसल में टिक्का रोग लग सकता है। इसके नियंत्रण के लिए कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर साफ मौसम को देखते हुए छिड़काव करें। ऊपरी जमीन में इस समय विभिन्न फसलों जैसे मूंग, उड़द, मूंगफली आदि में भुआ पिल्लू का आक्रमण हो रहा है। अगर इनका आक्रमण प्रारंभिक अवस्था में हो तो पिल्लू की संख्या कम हो तो हाथ से चुनकर भी इनका निदान किया जा सकता है या राख में मिट्टी का तेल मिलाकर भुरकाव करने से इनका निदान किया जा सकता है। अगर इनका प्रकोप अधिक है तो ऐसी स्थिति में स्पाइनोसेट दवा 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से या इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर साफ मौसम को देखते हुए छिड़काव करें। इस समय मकई की फसल में तना छेदक और फॉल आर्मी वर्म कीट का प्रकोप देखा जा रहा है। तना छेदक कीट तना में छेद करके उसके आंतरिक भाग को खा जाता है जिससे तना का ऊपरी भाग मुरझाकर सूख जाता है, जबकि फॉल आर्मी कीट का प्रकोप पत्तियों और तनों पर देखा जा सकता है। फसल को इन कीटों से बचाने के लिए इमासेटिन दवा 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर साफ मौसम को देखते हुए छिड़काव करें। फलों का पौधा लगाने के लिए खोदे गए गड्ढों में किसी विश्वसनीय नर्सरी से पौधा लाकर लगा दें और यह ध्यान रखें कि लगाए गए पौधे के आसपास पानी जमा नहीं होने पाए। प्रत्येक गड्ढे में 8 से 10 किलोग्राम गोबर की खाद, 2 किलोग्राम करंज की खली, 1 किलोग्राम DAP, 500 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास, 100 ग्राम मिथाइल पैराथियान धूल डालकर ही पौधों की रोपाई करें। मध्यम जमीन के प्रति खेत में इस समय मकई की कम अवधि वाली किस्मों जैसे मकई 1, बिरसा विकास 2, प्रिया, विवेक आदि में से किसी एक किस्म की बुआई मेड़ बनाकर करें। फसल को धड़ छेदक कीट से बचाने के लिए बुआई के 15 दिनों के बाद दानेदार कीटनाशी दवा का 8 से 10 दाना प्रति गाभा डालें। बुआई के 25 से 30 दिनों बाद यूरिया का छिड़काव
30 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से करें और मिट्टी चढ़ा दें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम पाकरी, जिला सीतामढ़ी के कृषक नीलेश पासवान ने। ये गेंदा की फसल में लगने वाले कीट और रोगों की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो नीलेश पासवान जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। अभी गेंदे की खेती, गेंदे का फूल हर एक खेत में लगा हुआ है, मतलब जो किसान भाई लगा रहे हैं उनके खेतों में लगा हुआ है। उसमें बहुत सारी कीट और व्याधियों का प्रकोप होता है, जिससे कि गेंदे की फसलें में बहुत नुकसान होता है। एक बीमारी आती है गेंदे के पौधे पर, वो पॉडरी मिल्ड्यू, पाउडर के जैसा आपको दिखेगा। जैसे ही हाथ लगाइएगा तो वो हाथ में आपका चिपकना स्टार्ट हो जाता है। तो इसके बचाव के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो सॉल्युबल सल्फर है, सॉल्युबल सल्फर ले लें। सॉल्युबल सल्फर को कुछ वही जो मैंने स्टिकर बताया कि एक शैम्पू में डाल दें, और इसका क्या करना है कि 1.5 ग्राम या 1.5 ml 1.5 ml लेना है। उसको 5 लीटर पानी में मिला करके गेंदे के ऊपर छिड़काव करना है। कैटरपिलर हरा एवं भूरा काले रंग का कीट है। यह गेंदा फसल की पत्तियों, टहनियों एवं कलियों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए 1.5 मिलीलीटर मैलाथियान 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। लीफ माइटर कीट, इस कीट के नर एवं मादा दोनों गेंदा फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। गेंदा में इसका प्रकोप होने पर पत्तियों में सफेद धारियां बन जाती हैं और पौधों की बढ़वार कम हो जाती है। इसकी रोकथाम के लिए प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। गेंदे का जो पौधा है वो थोड़ा बड़ा होगा। बड़ा होने के बाद इसमें एक कीट लगता है जो कि गेंदे का सबसे खतरनाक कीट है, वो है रेड स्पाइडर माइट। ये माइट आप जब भी देखेंगे, मतलब अगर हम लोग इसको देखना चाहें, निरीक्षण करना चाहें, अपने खेतों में घूमेंगे तो ये पत्तियों की निचली सतह पे चिपका हुआ रहेगा, छोटा छोटा लाल रंग का दिखेगा, इसीलिए इसका रेड स्पाइडर माइट नाम भी है। और ये जिस जगह पे रहेगा वो पत्तियों पे बहुत सारी जालें का फॉर्मेशन करता है, जाला बन जाता है। जाला बनने से अब ये क्या करता है, वो जाल के अंदर में रहता है और पत्तियों की निचली सतह से रस चूस करके उसको खाता रहता है। रस चूसने से क्या होगा कि पत्तियां जो है हमारी गेंदे का वो पीला हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण कम होगा। तो इसके कंट्रोल कैसे करना है, तो किसान भाइयों इसको कंट्रोल करने के लिए तो रसायन में हम लोग इसके लिए डाइमिथोएट का यूज कर सकते हैं। इसका हम लोग 1 ml 3 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करें तो पत्ती के निचली सतह पे ये होता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि पत्तियों के निचली सतह कभी छूटे नहीं, इससे वो कीट तो कंट्रोल होगा ही, उसके साथ साथ जो भी सफ़ेद मक्खी या फिर एफिड्स बोलते हैं जिसको, वो सारा उसमें कंट्रोल होंगे। इस तरह से इसको हम लोग मैनेज कर सकते हैं। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, रामोची फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088922163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।